देखिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता को। जैव विविधता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हम इस भाग में करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जैव विविधता क्या होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत उसकी अवधारणाओं, संकल्पनाओं, प्रकारों, उससे मिलने वाले लाभों और उसके होने एक कर्म तथा उसके संरक्षण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके छः नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पर है कि जो पारिस्थितिक कर्मता की बात की जा रही है उसकी बात है ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता शब्द को सबसे पहले 1985 में अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोजेन ने गढ़ा था। यह शब्द जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो जैव विविधता शब्द जो है वाल्टर जी रोजेन का है, लेकिन इनके स्थान पर जैविक विविधता शब्द का प्रयोग 1980 में थॉमस यूजिन लवजॉय ने किया था। हालांकि 1968 में वन्यजीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैसमैन ने अपनी किताब ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में भी जैविक विविधता शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यूजीसी नेट के लिहाज से ये दोनों पैरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पैरा और भी महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि 1988 में अमेरिकी कीट विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन ने भी एक प्रकाशन में जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे जीवन का मूल सार बताया था। उन्हें जैव विविधता के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि विल्सन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हमने कहा जैव विविधता क्या है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता है, जातियों की विविधता है। ठीक ना, जंतुओं, पौधों, वनस्पतियों हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की क्या जातियाँ, प्रजातियाँ, ठीक है, किसकी, जंतु की, ठीक ना, प्लस पौधों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाएंगी किसी विशेष क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। विविधता का मतलब कि जीवों में भिन्नता। ठीक ना, हर अलग अलग प्रकार की जीव जंतुओं की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब हम अगर जैव विविधता के तत्वों की बात करेंगे तो जैव विविधता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनमें जनिक विविधता, प्रजाति विभिन्नता, कालिक विभिन्नता और पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता होती है। आइए एक एक करके हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, जनिक विविधता ऐसी विभिन्नता होती है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन ऐसे वेरिएशन होते हैं जो किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र की जीवीय विभिन्नता की समृद्धि का निर्धारण करता है, क्योंकि जनिक विभिन्नता उस पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियों की आबादी के अंदर एवं दो प्रजातियों के जीवों के मध्य प्रजातियों के पुनर्जनन की प्रकृति, प्रक्रिया, उत्पादकता, पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलन, सहोपकारिता, जीवन क्षमता आदि का निर्धारण करती है। जनिक विभिन्नता यानी कि कोई एक प्रजाति ये हो गई और दूसरी प्रजाति ये हो गई। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशन, इसीलिए इसका नाम जनिक यानी कि जेनेटिक है। ठीक है, तो एक प्रजाति ये हो गई और एक प्रजाति ये हो गई, ये दोनों प्रजातियों का जब मेल होगा तो हो सकता है कि कोई तीसरे प्रकार की विभिन्नता, तीसरे प्रकार का वेरिएशन निकल करके सामने आ जाए। ठीक है, वो जेनेटिक है। एक जेनेटिक ये हो गया, एक जेनेटिक ये हो गया, अलग अलग जीन का। दूसरा है प्रजाति विभिन्नता। देखिए प्रजाति विभिन्नता क्या होती है, प्रजातियों के वेरिएशन की बात करती है। ठीक है, प्रजातियों के वेरिएशन की बात करती है प्रजाति विभिन्नता। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की प्रजातियों के प्रकार जितने अधिक होते हैं, आहार श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी एवं जटिल हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग प्रजातियां की बात यहाँ पर की जा रही है। तीसरा है कालिक विभिन्नता। कालिक विभिन्नता का मतलब होता है ना कि जैसे किसी जीव को विकास होने में मान लीजिए कि 10 साल लगा है उसका एवोल्यूशन होने में, किसी जीव को विकसित होने में मान लीजिए कि 100 साल लग गया। ठीक है, तो ये कालिक विभिन्नता में आएगा। इस तरीके से उन जीवों में जो वेरिएशन आता है, जो विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है, उनको कालिक विभिन्नता के संदर्भ में हम देखते हैं। यानी कि इसमें समय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, समय कारक इसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चौथा है पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता। देखिए पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता का मतलब क्या है कि जीवों की अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकती है। किसी का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा, किसी का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा,
ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को मैं पढ़ा चुका हूँ कि सबका अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अब बात करते हैं कि इन चारों तत्वों के आधार पर जैव विविधता के जो तत्व है ना, उस प्रकार से हम 3 विभागों में उसको 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं सबको मिला करके। जननिक विविधता, प्रजाति विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्र या आवास विविधता की बात करते हैं। ठीक है। देखिए जननिक विविधता क्या होती है। अभी हमने ऊपर जैसे कि यहाँ पर जननिक विभिन्नता में हमने बता दिया, तो विभिन्नता का मतलब वेरिएशन, लेकिन विविधता का जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे कि एक विद्वान हुआ करते थे DR बाटिश। बाटिश ने कहा था कि किसी प्रजाति में अधिक जननिक विविधता होने पर उस प्रजाति के एकाकी जीवों में पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है तथा जीवों में विभिन्नता भी अधिक होती है। कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि जननिक विविधता इस प्रकार की विविधता होती है जिसमें प्रजातियां जन्म से ही बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है। ये यानी कि जो जीन होता है ना, जीन आपने सुना होगा, जीन के लेवल से ही ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग इनका वेरिएशन होना चालू हो जाता है। ठीक है। दोनों जीन्स के आधार पर है। जैसे कहने का मतलब है कि एक माँ पिताजी के मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों में अलग अलग प्रकार के जीन्स हो सकते हैं। ठीक है। कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, तो जीन्स के आधार पर ही है ना, कोई मंदबुद्धि हो जाता है, कोई बहुत तेज हो जाता है। कहने का मतलब है कि जीन्स के आधार पर ही इनमें वेरिएशन देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा है प्रजाति विविधता। ठीक है। जैसे देखिए कोई मछली है, मछलियों की कई प्रजातियां हैं। ठीक है। तो प्रजाति विविधता आप समझते होंगे। और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र या आवास विविधता। सबकी पारिस्थितिक तंत्र या सबके जो आवास होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई कहीं पर भी रहता है, कोई कहीं पर रहता है। ठीक ना। तो कुल मिला जुला करके ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने किया था। ठीक है। नॉर्मन मायर्स ने 1998 में किया था। ठीक है। इनके अनुसार उन क्षेत्रों को, ठीक है, उन क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं जो पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के समृद्ध जीवित समुदायों को धारण करते हैं तथा जिनमें स्थानिक प्रजातियों का बाहुल्य होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे क्षेत्रों को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलेंगे जहां पर क्या होगा कि स्थानिक प्रजातियों की बहुलता होगी, यानी कि स्थानिक प्रजातियां ही यहाँ पर ज्यादा होती हैं। ठीक है। स्थानिक प्रजातियों की बाहुल्यता होगी और उसमें भी आगे भी है कि इनका 70% नष्ट हो चुका हो। ठीक ना। इस चीज को मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया था नॉर्मन मायर्स ने कि देखिए जो पौधे और जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के समृद्ध जीवित समुदायों को धारण करते हैं तथा जिसमें स्थानिक प्रजातियों का बाहुल्य होता है। कितनी स्थानिक प्रजातियां होती हैं किसी हॉटस्पॉट में, तो ध्यान दीजिएगा 70%, उस हॉटस्पॉट की 70% जो प्रजातियां होती हैं ना, प्रजातियों का बाहुल्य होता है और 70% उसमें क्या होती है भाई, नष्ट हो जाती हैं। 70% तक उनमें मतलब नष्ट होने का चांस होता है। और इसके अलावा 1500 उनकी संख्या, यानी कि 1500 क्या होना चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार से नॉर्मन मायर्स ने 10 समृद्ध जैविक हॉटस्पॉट का निर्धारण किया था। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। भारत में इस तरीके से कुल 4 जैविक हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में कुल कितने जैविक हॉटस्पॉट हैं तो 4 ही बताना है। ठीक है। लेकिन बहुत जगह आपको 3 मिलेगा, यानी कि सुंडालैंड को नहीं बोलता है, सिर्फ ये बोला जाएगा कि हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा या नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि भारत में 4 जैविक हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड। ठीक है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा इस चीज को, अभी डायग्राम पर आपको दिखाऊंगा। देखिए भारत विश्व के विशाल विविधता वाले देशों में से एक है और वैश्विक जैव विविधता में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8% है, यानी कि कुल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का 8% कहाँ है, भारत में है। ठीक है। याद रखिएगा। और वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं वर्तमान में, कुल 36 हैं। ठीक ना।
अब देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्थ प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र द्वारा दो मानदंडों को निश्चित रूप से पूरा करना अनिवार्य होता है। कौन कौन से भाई दो मानदंड हैं, याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी पहले बताया कि संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां मौजूद हों जो पृथ्वी पर कहीं और न पाई जाती हों, जिन्हें स्थानिक प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। यानी कि 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए जो कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जा रही है ना, किसी एक ही क्षेत्र में क्या है पाई जा रही है, स्थानिक है, किसी एक क्षेत्र में पाई जा रही है। और ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। इसके अलावा इन 1500 में से जो इनका जो ये स्थान होगा ना, 70% स्थान इनका क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, पहला है ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलेंगे हिमालयी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, दूसरा क्षेत्र किसका है, पश्चिमी घाट का है। तीसरा क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये है तीसरा क्षेत्र, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। और आपको थोड़ा सा यहाँ सुंडा लैंड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इंडोनेशिया जावा का क्षेत्र है। और जो भारत में ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है, याद रखिएगा, भारत में जो ग्रेट निकोबार या निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, निकोबार आइलैंड्स हैं, निकोबार द्वीप समूह हैं, वो क्षेत्र किस में आते हैं, सुंडा लैंड में आते हैं। तो ये चीज़ आप जो है कि बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हिमालय की, जो कि पहला भारत का हॉटस्पॉट है। हिमालय पृथ्वी पर सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार से सटे भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्व में दक्षिण पश्चिम चीन की सीमा तक फैला हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, गिद्ध, बाघ, गैंडे, जंगली भैंसे सहित कई बड़े पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों की व्यापक आबादी का निवास स्थान है। यहाँ कई अद्वितीय और विविध मानव समूह भी पाए जाते हैं, जिसमें तिब्बती बर्मी या इंडो आर्यन वंश के 27 से अधिक जातीय समूह हैं, जबकि भूटान में 3 मुख्य हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, निर्जाति समूह हैं, नंगालेब, शाकब और होशाम, ये तीनों भूटान के हैं। इन तीनों को, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तीनों हैं भूटान के निर्जाति समूह, इनको आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में 500 से अधिक अलग अलग निर्जाति समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिमी घाट और श्रीलंका की, जो कि सेकेंड है। पश्चिमी घाट जो कि गोंडवाना लैंड की एक जैव भौगोलिक रूप से संरचना है, मालाबार के मैदानों और भारत के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 30 से 50 किलोमीटर अंतर्देशीय वाले पहाड़ों के श्रृंखला से मिलकर बना है। पश्चिमी घाट, जिसे स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में ताप्ती नदी से शुरू होकर तमिलनाडु में देश के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इसमें कई प्राकृतिक दर्रे, जैसे कि पलक्कड़ पाल घाट सबसे चौड़ा दर्रा है, अगस्त्यामलाई पहाड़ियां इनमें हैं, नीलगिरी हैं, अन्नामलाई हैं, पालनी की पहाड़ियां हैं, मेघमलाई हैं, कार्डमम पहाड़ियां हैं, साइलेंट वैली है, न्यू अमरम्बलम फॉरेस्ट है, वायनाड कोहागू है, शिमोगा, कनारा, कोंकण और महाबलेश्वर खंडाला पश्चिमी घाट में पौधों की विविधता और स्थानिकता वाले कुछ प्रमुख केंद्र हैं। यानी कि विविधता के साथ साथ क्या है, स्थानिकता है। पश्चिमी घाट एक विश्व धरोहर स्थल भी, यानी कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका एक महाद्वीपीय द्वीप है, जो कि भारत दक्षिण भारत से 20 मीटर गहरे पाक जल डबरू मध्य के द्वारा अलग होता है। इसके बाद जो तीसरा था इंडो बर्मा, उसकी बात करेंगे। यह हॉटस्पॉट म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस को कवर करता है, ठीक है, तथा इसमें गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से हैं और मुख्य रूप से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो भी इसमें आता है। इसके साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जैसे देश भी आते हैं। इस हॉटस्पॉट में पाई जाने वाली चूना पत्थर कास्ट संरचना अत्यधिक अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं ना। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चूना पत्थर कास्ट वाली संरचनाएं हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, जिसमें स्थानिकता का उच्च स्तर पाया जाता है, विशेष रूप से पौधों, सरीसृपों तथा मोलस्का, घोंघा आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे सुंडालैंड की, जो मैंने बताया कि भारत का निकोबार क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से दक्षिणी थाईलैंड के एक छोटे हिस्से
राजनीतिक रूप से अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड सुंडालैंड का क्या है, तो दक्षिणी थाईलैंड के एक छोटे से हिस्से, लगभग समग्र मलेशिया जिसमें आता है, सिंगापुर, ब्रुनई और इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग को कवर करता है। निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, देखिए निकोबार द्वीप समूह जो भारतीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है, ये इसमें शामिल है। यह हिंद महासागर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों तक फैला हुआ है। यह हॉटस्पॉट विशिष्ट प्रजातियों जैसे ओरंगुटान, पिगटेल लंगूर, जावा व सुमात्रा राइनो और केवल बोर्नियो में पाए जाने वाले प्रोबोसिस बंदर का आवास है। ध्यान दीजिएगा कि सुंडालैंड विश्व के सबसे बड़े पुष्प रेफ्लेशिया भी अपने पास रखता है, जो कि 1 मीटर से अधिक बड़ा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने रेफ्लेशिया का फूल भी आपको दिखाया हुआ कि ये है 1 मीटर से बड़ा होता है रेफ्लेशिया का फूल। ठीक है, यह सुंडालैंड में ही होता है। ठीक ना, इससे सुंडालैंड से बाहर नहीं होता है ये। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की तो बात हमने कर ली। जब इसका हम महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, देखिए आज के टाइम में ना एक चीज चल रही है, वो चीज क्या है, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र चल रहा है। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र, ठीक है, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र चल रहा है ना, यानी कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की जो बात चल रही है। तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि देखिए जितने भी पारिस्थितिकी में हमें संसाधन मिलते हैं, उन संसाधनों का लाभ हम किस प्रकार से उठाते हैं। ठीक है, तो जो लाभ हमें मिलते हैं पारिस्थितिकी में या बायोडाइवर्सिटी के कारण, ठीक है, उनका मान निर्धारण किया जाता है। यानी कि जैव विविधता का मान निर्धारण होता है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो मान का जो निर्धारण होता है ना, उसके दो उपागम हैं, दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, पहला तो है प्रत्यक्ष उपयोग मान और दूसरा है अप्रत्यक्ष उपयोग मान। ठीक है, तो प्रत्यक्ष उपयोग मान यानी कि डायरेक्ट यूज वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट यूज वैल्यू को हम सीधे सीधे आर्थिक लाभ या वास्तविक लाभ भी कहते हैं। आर्थिक लाभ या इसी को वास्तविक लाभ भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक लाभ या वास्तविक लाभ भी कहा जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष उपयोग मान क्या है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ हो गया, लकड़ी मिल गई, चमड़ा मिल गया, फर मिल गया, ठीक है, इसके मान निर्धारण को, मतलब डायरेक्ट हमें जो जंगल से मिल रहा है, सीधी सी बात अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो जो भी हमें किसी जंगल की बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब भाई हमको सब कुछ मिलेगा ना, उसमें जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, तो उससे हमको डायरेक्टली जो मिल रहा है, डायरेक्टली जो आर्थिक लाभ हो रहा है या वास्तविक लाभ हो रहा है, उसका जो जब हम उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू ही प्रत्यक्ष उपयोग मान कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष उपयोग मान क्या होता है ना, इसका सीधे तौर पर उपभोग या उपयोग करते हैं। ये सीधे तौर पर क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। सीधे सीधे हम इनके, जैसे मान लीजिए जंगल से हम चंदन की लकड़ी काट के लाए, ठीक है, अभी क्या है, देखिए हाथी का जो दांत होते हैं, हाथी के दांत, उनकी तस्करी होती है। जंगल में से बहुत सी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। तो जंगल से जो हम सीधे प्राप्त कर लेते हैं, उनका जब मान कैलकुलेट किया जाता है तो उनको प्रत्यक्ष उपयोग मान कहते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष उपयोग मान। अप्रत्यक्ष उपयोग मान क्या होता है भाई, देखिए ये हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं करते, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से हम प्राप्त भी नहीं करते हैं और हम इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो करते क्या है भाई, आपने नाम सुना होगा टूरिज्म, इससे हम लाभ प्राप्त करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लाभ हमें किससे मिल रहा है भाई, बायोडाइवर्सिटी के कारण ही लाभ मिल रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म भी कहते हैं। इनको, इस अप्रत्यक्ष उपयोग मान को इको टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे वन क्षेत्र जो मनुष्य द्वारा न्यूनतम प्रभावित हुए हों, उनको प्राकृतिक जैव स्वर्ग, नेचुरल बायो पैराडाइज कहते हैं। अब इनमें लाभ क्या है, देखिए अगर पारिस्थितिकीय सेवाओं की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे, तो जैसे वायु का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है, अन्य बहुत सारे उसके लाभ हैं जो कि मैंने बता दिया। कुछ वास्तविक लाभ हैं जो सीधे प्राप्त करते हैं, कुछ अवास्तविक हैं यानी कि अप्रत्यक्ष हैं, जिनका हम डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है कि
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जैव विविधता ह्रास की। जैव विविधता क्या होती है हमने देख लिया, इसकी वैल्यू कैसे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें हम देख लिए। अब बात करेंगे जैव विविधता ह्रास की। ह्रास का मतलब होता है जैव विविधता में होने वाली कमी, ठीक है। देखिए, जैव विविधता में हानि विभिन्न प्रजातियों के विश्वव्यापी विलुप्त होने के साथ साथ स्थानीय खंडों में भी प्रजातियों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे जैविक विविधता को नुकसान होता है। जैव विविधता में ह्रास का मतलब है ग्रह पर रहने वाले जीवों की विविधता में कमी या उनके विलुप्त होना। जैव विविधता में कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनका जो आवास है उसमें कमी हो, ह्रास हो, विखंडन हो, वृक्षों का काटना हो, नम भूमियों का भरना हो, यानी कि जो वेटलैंड्स हैं उनको बिल्कुल पानी में डूब जाए या तो सूख जाएं, या फिर आग हो, वृक्षापात हो, कीटों के हमले हो गए, प्राकृतिक बाधाएं हो गई, है ना। इन सभी चीज़ों से जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। दूसरा नुकसान प्रदूषण से हो रहा है ना, संवेदनशील जो प्रजातियां होती है वो प्रदूषण से कम हो जाती हैं, ठीक है। और कोशिका विषाक्त के कारण जलीय जीवों की विविधता भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, प्रवालों को होता है, सबसे पहले इफेक्ट प्रवालों पर पड़ता है। फिर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी होता है। नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी प्रजातियों के आने से देसी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। इसके अलावा अंधविश्वास और अज्ञानता भी जैव विविधता ह्रास के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ठीक है। अगर हम कुछ जैव विविधता कारणों की बात करेंगे तो इसमें देखने को मिलता है कि जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं तो आप याद रखिएगा कि जैसे बहुत से जो घास प्रदेश हैं, ठीक है, घास प्रदेशों में जैसे स्टेपी हो गया, सवाना हो गया, पंपाज हो गया, डाउन्स हो गया, वेल्ड हो गया, इन घास प्रदेशों को अब क्या किया जा रहा है, अब खेती के लायक बनाया जा रहा है, ठीक है। उनकी जुताई करके खेती के योग्य बनाया जा रहा है, जिससे घास प्रदेशों में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, बहुत सारे प्रजातियां हैं, अन्य बहुत कई प्रकार की जो घासें हैं, ठीक है, उनका विनाश हो रहा है। तो इसको आवासों के विनाश में लेते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई किसी जगह पर कोई ज्वालामुखी फट गया, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो ज्वाला जैव विविधता ह्रास के दोनों कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण हो गए, दूसरे मानव जनित कारण हो गए। मानव जनित में खेती करना आएगा, इसको छोड़ के प्राकृतिक में ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा कभी कभी अति विध्वंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वनस्पतियों का इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन हो जाता है कि पोषण की सीमा बचती ही नहीं है, सब कुछ सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे बात करेंगे हम कि सबसे ज़्यादा व्हेल का शिकार जापान करता है, ठीक है, व्हेल मछली का शिकार सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो व्हेल मछली का जितना शिकार हो रहा है वो क्या है कि अन्य मछलियों के लिए वो नुकसानदायक है, और व्हेल मछली के लिए तो वो नुकसानदायक है ही, ठीक है, क्योंकि उनका अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है अपने खाने के लिए। उसी तरीके से एक सींग वाले गैंडा का शिकार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या होता है, खत्म होते हैं। बाघों का, चीतों का, उनकी खाल प्राप्त करने के लिए उनका शिकार होता है। हाथियों का शिकार होता है उनके दांत प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एक समय था जबकि अमेरिकन पैसेंजर कबूतरों की संख्या 3 से 5 बिलियन हुआ करती थी, 3 से 5 बिलियन हुआ करती थी। लेकिन इस टाइम में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा उनका विनाश हुआ, उनका अति दोहन किया गया और आज वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। दूसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो जाता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जब इंसान कहीं से कहीं जाता है, जैसे जब यूरोप से लोग गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खरगोशों और हिरणों, पक्षियों को यूरोप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ले जाया गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के जो देसी घासें थीं और जो प्रजातियां थी, जो लोग थे, कहने की मतलब कि जो जीव जंतु वहाँ पर थे, वो सब जो देसी वाले थे वो मैक्सिमम न्यूजीलैंड में क्या हो गए, खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ही खत्म हो गए ऑस्ट्रेलिया में, है ना। जब यूरोप से लोग गए तो वहाँ मतलब कि इंसान ही खत्म हो गए, जो वहाँ के मूल निवासी थे वो गायब हो गए, दूसरे लोग वहाँ जा करके बस गए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। भारत में भी अमेरिका जब गेहूँ आयात होता था तो आपने सुना होगा गाजर घास, ठीक है। तो गाजर घास भारत में आई, और ये घास क्या करते हैं कि अपने आसपास के देसी घासों को मार देती है और खुद उस पर कब्जा कर लेती है, ठीक है। तो इससे भी जैव विविधता को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है चीज़ों को, ठीक ना। अब एक चीज़ घटना और आप सुन लीजिए कि जैसे क्या हुआ कि बहुत ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की प्रजातियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो यूरोप यूरोप से ना लोमड़ियों को ऑस्ट्रेलिया लेकर के आए ना। खरगोशों की जनसंख्या जब यूरोप में सॉरी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हो गई तो यूरोप से लोमड़ी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया में आ गया। लेकिन हुआ क्या कि नई तरीके की पारिस्थितिकी समस्या उत्पन्न हो गई, सारे खरगोश ही खत्म हो गए और लोमड़ियों ने सिर्फ खरगोशों को ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों को भी नष्ट करना चालू कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। भारत में दामोदर नदी क्या है, जैविक रेगिस्तान हो गई है। तो उसमें जितने जीव जंतु थे, जितनी उसकी बायोडाइवर्सिटी वो थी, वो सब मर गई है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई नदी प्रदूषण के स्तर को सहन नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रदूषण आ जाता है, जैसे कचरा, प्लास्टिक, कहीं से भी कोई फैक्ट्री निकल रही है उसमें उसके नाले का पानी गिरा देना, औद्योगिक अपशिष्ट डाल देना, बहुत सारी चीज़ें करना, ठीक है। वहाँ पे झारखंड, उड़ीसा से, सॉरी उड़ीसा तो नहीं, झारखंड से निकलने वाले जो भी औद्योगिक कोयले की जो वाशरीज हैं उनको भी उस दामोदर नदी में शामिल कर दिया गया। तो उससे वो क्या हुआ कि उसको भी बहुत ज़्यादा, तो दामोदर नदी अभी क्या है, जैविक मरुस्थल बन करके रह गई है, ठीक है। तो जैव विविधता में ह्रास हुआ, तो जब जैव विविधता में ह्रास हुआ तो इसके संरक्षण की भी जरूरत महसूस हुई। तो जैव विविधता के संरक्षण में हम कुछ चीज तरीके देखेंगे जिनमें से जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। एक होता है इन सिटू संरक्षण और दूसरा होता है एक्स सिटू संरक्षण। इन सिटू में क्या होता है कि जो कहीं पर जो जिस जीव को, जिस पौधे को नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसको वहीं पर जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देंगे, है ना, वहां पर आगार घोषित कर देते हैं, यानी कि रिजर्व एरिया उसको डिक्लेयर कर देते हैं और उस जीव को, उस व्यक्ति को या उस जंतु को उसी जगह पर क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं ना, कुछ नियम कानून बना करके उसका संरक्षण किया जाता है। दूसरा होता है स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू। एक्स सिटू का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, जू होता है, चिड़ियाघर होता है ना। स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू होता है। एक्स सिटू में क्या होता है भाई, उस जीव को, उस जंतु को, उस पादप को बाहर ले जा करके कहीं क्या करेंगे, कहीं रख करके और उसका संरक्षण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, कुछ नियम कानून बना करके उसके हिसाब से। तो इन सिटू में क्या होता है, उसी स्थान पर, ये यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, यूजीसी नेट में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इन सिटू क्या होता है भाई कि उसी जगह पर स्थानिक स्वस्थानीय संरक्षण भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। उसी जगह पर उसको संरक्षित करना। और एक्स सिटू का मतलब होता है उस जीव को वहां से बाहर कहीं दूसरी जगह ले जा करके उसको बचाने का प्रोसेस करना। कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर दे रखी है, देखिए। जैसे भारत में अब हम बात करेंगे जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी अभयारण्य बनाए गए हैं, मैं एक बहुत अलग से भी इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि भारत में कितना जो नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं और उसमें किन किन चीज़ों का संरक्षण होता है। ये मैंने कुछ डेटा निकाल करके रखा है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2023 का ये नवीन आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि अब तक भारत में जो नेशनल पार्क्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी संख्या 106 है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। उसी तरीके से जो भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनकी संख्या वर्तमान में 573 हो चुकी है, ठीक है। और कुल नेशनल एरिया का ये 3.76% है और ये वाले 1.35% है। अगर हम जो है कि बर्ड सेंचुरीज की बात करेंगे, पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे, तो अब तक भारत में 72 पक्षी अभयारण्य हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो मार्च 2024 तक भारत में कुल, यानी कि अब तक 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व्स 2.3% का जो लैंड कवर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आगे बायोस्फीयर रिजर्व की। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, हमने यहाँ पर अलग अलग इनके आंकड़े दे दिए। अब हम समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित स्थल होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के एक बड़े क्षेत्र, जैसे कि 5000 वर्ग किलोमीटर तक लगभग होता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र के निवासियों की पारंपरिक जीवन शैली और प्राकृतिक आवास संरक्षित हैं। वे ज्यादातर पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए खुले, यानी कि टूरिस्ट यहाँ पे जा सकते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक ना, बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, टूरिस्ट जा सकते हैं, शोधकर्ता जा सकते हैं। जैसे भारत में सुंदरवन है, नंदा देवी है, नौकरेखा और मानस है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होते हैं भाई, वन्य जीवों के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सीमित रिजर्व हैं, ठीक है। ये क्या है, सीमित रिजर्व हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतियां प्रतिबंधित है, यानी कि जो नेशनल पार्क होते हैं, इंसान, मानव, मनुष्य वहां अपनी कोई गतिविधि नहीं कर सकता।
और वे पूरी तरह क्षेत्र के प्राकृतिक जीवों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। वे ज्यादातर 100 से 500 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा अभी भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर हो सकते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें लोग जा सकते हैं, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व है और इसके भीतर अगर कोई राष्ट्रीय पार्क घोषित कर रखा है तो लोग यहाँ तो जाएंगे लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में लोग जाते हैं कि नेशनल पार्क में जाते हैं। तो नेशनल पार्क अलग भी हो सकते हैं इस तरीके से जहाँ लोग नहीं जाएंगे, और यह जहाँ लोग जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क जहाँ अंदर होगा उसमें लोग नहीं जाएंगे, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है कि प्रतिबंधित की गई है, बैन की गई है। ठीक है, ये छोटे रिजर्व होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षित और बनाए रखा जाता है। इसकी सीमाएं अच्छी तरह से संरक्षित है, जहां चराई, वानिकी, आवास और खेती जैसी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है ना, कि इंसान वहां कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। ठीक है, इसके हर प्लेस में आप नहीं जा सकते। कुछ इलाके हैं जहाँ पर्यटन के लिए चीजें होती हैं, लेकिन चराई, वानिकी, आवास और खेती जैसी कोई वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, भारत में कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 है। यह केवल जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ खेती, लकड़ी संग्रह और अन्य उत्पाद जैसे कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है ना। कुछ लोग यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें जानवरों के संरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्यटकों के आने की भी अनुमति, यानी कि टूरिस्ट लोग भी वहां पर जाते हैं, अपना काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी है। भारत में कुल 551 वन्य जीव अभयारण्य है। नहीं, ये तो अभी मैंने देखा ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी, अभी 573 हो चुकी है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये डाटा अभी कितने 551 नहीं है, अभी 573 हो चुके हैं। ठीक है, ये वे स्थान है जहाँ केवल जंगली जानवर ही पाए जा सकते हैं। लकड़ी, ये सब मैंने आपको बता दिया कि लकड़ी काटना, खेती, लकड़ियों का संग्रह, अन्य वन उत्पाद जैसी गतिविधियों की अनुमति है, कर सकते हैं ऐसा। कहाँ पे, वन्य जीव अभयारण्य में। नेशनल पार्क में भाई कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पे मनोरंजन पर्यटन की भी अनुमति होती है, जैसे कि घाना पक्षी अभयारण्य हो गया, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य हो गया, मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य हो गया। अब बात करेंगे अगला जैव विविधता हॉटस्पॉट की, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कम से कम 1500 प्रजातियां हो और 70% अपना आवरण खो चुका हो, नष्ट हो चुका है, उस क्षेत्र को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर्यटक शोध गतिविधियों की अनुमति होती है ना। भाई देखिए, नई शोध गतिविधियां होगी, नहीं लोग जाएंगे तो कैसे जानेंगे कितना नष्ट हुआ, कितना क्या हुआ, है ना। हालांकि पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं वहाँ जाने चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा ही नुकसान होता है। जैसे हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, निकोबार द्वीप समूह हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ जीन अभयारण्य भी बनाए गए हैं। जीन अभयारण्य क्या होते हैं, ये पौधों के लिए आरक्षित एक संरक्षण क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि जीन्स सेंचुरी क्या होता है, पौधों के लिए आरक्षित संरक्षण क्षेत्र है। भारत में एकमात्र जीन अभयारण्य मेघालय के गारो हिल्स में साइट्रस की जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित की गई है। ऐसे और भी अभयारण्य खोलने की योजनाएं चल रही हैं भारत में। अभी तक एकमात्र जीन अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, मेघालय के गारो हिल्स में है, साइट्रस की जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। ठीक ना, नेशनल पार्क पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर, टाइगर रिजर्व पे, एलिफेंट रिजर्व पर मैं एक और क्लास लेकर के आऊँगा इसमें, और वहाँ पर फिर आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि कौन कहाँ है और क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में उपस्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये क्लास अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ लिया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल कितने हैं। अब तक कितने भारत में डिक्लेयर किए गए हैं, 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं, कितने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, जहाँ टॉपिक वाइज क्विज होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।